हेलो बच्चों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आदर्शवाद के सिद्धांतों के बारे में बात किए थे। आज के वीडियो के अंतर्गत हम आदर्शवाद के गुण एवं दोषों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम आपको इसके सबसे पहले इसके गुणों के बारे में बताते हैं। आदर्शवाद के गुण के अंतर्गत अगर कहा जाए तो आदर्शवाद व्यक्ति को आत्मनियंत्रण एवं सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है। व्यक्ति को, बालक को अपने अंदर आत्मनियंत्रण करना, ये क्या करता है? आदर्शवाद, अध्यात्मवाद बालक को अपने अंदर आत्मनियंत्रण करना सिखाता है और सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है, स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जीना सिखाता है, ताकि वह समाज में अपने आप को स्थापित कर सके या समाज में अपने को रहने योग्य बना सके। तो ये क्या था? आदर्शवाद व्यक्ति को अपने अंदर आत्मनियंत्रण करना सिखाता है, जिससे बालक समाज में अपने आप को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सके। दूसरा इसमें बताया गया है कि आदर्शवाद विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाता है। आदर्शवाद में अपने विचारों को, क्योंकि यह विचारों को ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सर्व प्रमुख माना जाता है कि बालक अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। तो आदर्शवाद के ये दूसरा गुण है कि आदर्शवाद विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाता है। तीसरा इसके अंतर्गत बताया गया है कि जीवन के उद्देश्यों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आदर्शवाद बालक के जीवन को निर्धारित करने में, क्योंकि आदर्शवाद आध्यात्मिकता के अनुसार ही उसको जीवन जीने के योग्य बनाता है, तो आदर्शवाद बालक के जीवन के उद्देश्यों को निर्धारित करने में कि उसको क्या करना है, किस दिशा की तरफ जाना है, उसको लौकिक ज्ञान प्राप्त करना है या अलौकिक ज्ञान प्राप्त करना है, इसके बारे में निर्धारित करता है। चौथा आपका पॉइंट है कि आदर्शवाद में शिक्षक एक कुशल मार्गदर्शक होता है। शिक्षक का स्थान हम पहले भी बता चुके हैं कि शिक्षक का स्थान इसमें सर्वोपरि है। शिक्षक अपने अनुसार ही बालक को शिक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षक एक कुशल मार्गदर्शक होता है, जो बालक को सही मार्ग दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है, उसको यह बताता है कि किस प्रकार से अध्यात्म की प्राप्ति होगी, किस प्रकार से अंतर्दृष्टि की प्राप्ति होगी, कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो यह क्या है? आदर्शवाद में शिक्षक एक कुशल मार्गदर्शक के रूप में होता है। पांचवा इसका है, आदर्शवाद में बालक के चारित्रिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होता है। आदर्शवाद में बालक के चरित्र के ऊपर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है, उसके आध्यात्मिक मूल्यों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, उसको सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति कैसे करनी है इसके बारे में बताया जाता है। चरित्र को यहाँ विशेष स्थान प्रदान किया गया है। छठा आपका है कि आदर्शवाद में आत्मानुभूति, यानी जो कुछ अपने से, अपने विचारों से, अपने अनुभव से जो कुछ व्यक्ति प्राप्त करता है, उसी पे विशेष बल दिया जाता है। तो यह था आदर्शवाद के गुण। आदर्शवाद के हमने 6 पॉइंट गुण के अंतर्गत 6 पॉइंट लिखवाए हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि आदर्शवाद के किन्हीं 2 गुणों का चाहे 1 गुणों का वर्णन कीजिए या बताइए, तो इसमें से आप कोई भी एक लिख देंगे। यहाँ से आपका 1 नंबर का प्रश्न बन के तैयार हो जाता है। अब आइए गुण के बाद हम दोष के बारे में बात करते हैं। तो आदर्शवाद के दोष, आदर्शवाद का सबसे मुख्य दोष जो है वह यह है कि यहाँ बालक को, बच्चे को कोई स्थान प्राप्त नहीं, या ऐसे कहा जाए कि बालक को सेकेंडरी स्थान दिया गया है और प्राइमरी स्थान किसको दिया गया है? शिक्षक। यही इसकी सबसे बड़ा दोष कि आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान तो बहुत ऊपर होता है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा है, गुरु के अनुसार ही सब कुछ किया जाता है। और जो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान यह कहता है कि शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए, तो यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा की अवहेलना की गई। अगर आप देखेंगे तो इसमें बाल केंद्रित शिक्षा नहीं के बराबर है। नहीं क्या? बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे शिक्षा का स्थान सर्व प्रमुख है, सर्वोपरि है, और बालक का स्थान गौड़ है, नगण्य है या द्वितीय है। जो कुछ शिक्षक पढ़ाता है उसी को बालक को पढ़ना पड़ता है, न कि उसको अपने रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण
करना पड़ता है। बालक अपनी रुचि के अनुसार कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य आध्यात्म का विकास करना, नैतिक विकास करना। लेकिन यहाँ वर्तमान के अनुसार, यानी वर्तमान में शिक्षा किस प्रकार से प्रदान किया जाना चाहिए ताकि बालक वर्तमान परिवेश के अनुसार अपने आप को व्यवस्थित कर सके, उसके अनुसार अपने आप को ढाल सके, वो कोई रोजगार प्राप्त कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गई है। तो यह वर्तमान के अनुसार नहीं है, यह भी एक इसका दोष है। यह सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य करता है, क्या, कि अध्यात्म का विकास करना। तीसरा पॉइंट आप में आ जाइए। तीसरे में भी बताया गया है कि इसमें शिक्षक सक्रिय रहता है। शिक्षक क्या है, सक्रिय रहता है, जबकि बालक निष्क्रिय। शिक्षक अपने मन मुताबिक, अपने रुचि के अनुसार शिक्षण की क्रिया करता है और बालक की रुचि को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा जाता। चौथा है, इसमें करके सीखने के महत्व पे बल नहीं दिया जाता है, यानी कि बालक को करने नहीं दिया जाता है, उसको प्रयोगों को नहीं करने दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ कहा जाता है कि बालक को खुद से सीखने नहीं दिया जाता है, इसलिए यह भी एक इसका दोष है। तो दोषों के अंतर्गत देखेंगे तो बहुत आज वर्तमान के अनुसार बहुत ऐसे इफेक्ट देखा गया है जो बहुत ज़्यादा आदर्शवाद के दोष को है। तो जहाँ आदर्शवाद के हमको कुछ दोष मिलते हैं, वहाँ इसके कुछ गुण भी हैं, क्योंकि आज मनुष्य का नैतिक पतन बहुत तेजी से हो रहा है। और यह नैतिक पतन इसलिए हो रहा है कि वर्तमान परिवेश के अनुसार हर मनुष्य, हर बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जो कि हमको हमारे ही संस्कृतियों से बहुत अलग करता जा रहा है, हमारी धरोहरों से हमको दूर करता जा रहा है, और यहाँ से हमारा नैतिक पतन शुरू हो रहा है। तो इसलिए आदर्शवाद को वर्तमान समय में कुछ न कुछ इसके अंशों को लागू करना बहुत आवश्यक है। इसके चाहे कितने भी दोष हो, लेकिन आदर्शवाद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में निभाता रहा। एक मनुष्य के जीवन जीने के क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आपने आज के वीडियो में आदर्शवाद के गुण और दोषों को देखा, और आज आदर्शवाद टॉपिक समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में हम प्रकृतिवाद के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।